Good morning, students. Now we are going to study an important poem for the 10th standard. As you are watching on the screen, dust of snow. Here, dust means not the particle of soil. यहाँ डस्ट का मतलब धूल के कण नहीं है, बट हियर द डस्ट मीन्स पोर, झाड़ना. यहां स्नो झड़ रही है, गिर रही है. हियर इन दिस पोएम द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट is sitting under a hemlock tree. What is hemlock? Hemlock is a poisonous tree. एक जहरीला पौधा होता है which has its white flower, जिसमें सफेद फूल लगे होते हैं. He is sitting under the hemlock tree in a grief or in a sorrow or in a gloom. उदास होकर के वह जो है हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. और यहां पर देर आर गिवन फ्यू वर्ड्स जिसको हम बैड वुमेन के तरह जानते हैं, अपशगुन की तरह. बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, हमारे बुजुर्ग एंसेस्टर्स फॉर फादर्स ये बोलते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग जहां पर होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ते हैं. बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उसको बैड वुमेन मानते हैं. अब बिल्ली को तो ये पता है नहीं कि अगर मैं रास्ता इस पार से उस पार चली जाऊंगी तो लोग रुक जाएंगे. भाई उसको जाना है तो चली जाएगी. लेकिन यहां पर ये सिंबल है, क्रो इज ए सिंबल ऑफ सैडनेस और द ग्लूम और द ग्रीफ. बट फॉर द पोएट क्रो इज नॉट बैड वुमेन. लेकिन ये पोएट के लिए जो है वो अपशगुन नहीं होता है. हेमलॉक ट्री इज कंप्लीटली कवर्ड विथ स्नो, एंड आई टोल्ड यू अंडर दैट हेमलॉक ट्री द पोएट इज सिटिंग. व्हेन द क्रो सीट ऑन द ट्री, suddenly its branches shook. इसकी डालियां हिल जाती हैं, और जैसे ही हिलती हैं डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं उसके पोएट के ऊपर गिर जाते हैं. अब वो जो सैडनेस मूड में बैठा हुआ था, एट वंस ही बिकेम अवेयर. वह जागरूक हो जाता है, जग जाता है. फिर उसको ऐसा लगता है कि इस कौवे ने तो मेरा दिन बचा लिया. अभी तक मेरा जो टाइम दिन का खराब हुआ था, अगर ये कौवा ना आता, ये क्रो ना होता, तो मेरा पूरा दिन वेस्ट चला जाता. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पोएम भी आपके इन बोर्ड एग्जामिनेशन देयर इज अ गिवन स्टैंजा. फर्स्टली यू हैव टू स्टडी द स्टैंजा केयरफुल्ली. आफ्टर दैट यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. और इसमें एक और भी चीज आती है, फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपसे पूछे जाते हैं. तो हम आगे जो है
फिगर्स ऑफ स्पीच के विषय में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ बता देता हूं, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच, और उसमें राइमिंग स्कीम भी पूछता है, राइमिंग स्कीम, और नीचे ऑप्शन भी देता है। यहां पर देखिए राइमिंग, पहले हम स्टडी कर लेते हैं। द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। एज आई टोल्ड यू, द पोएट इज सिटिंग अंडर द हेमलॉक ट्री, and here crow is a symbol of sorrow. When the crow sits on that hemlock tree, suddenly the particle of snow falls over him. When the dust of snow falls on him, and I told you he was completely in a gloom or in sad mood, has given my heart a change of moods. जैसे ही बर्फ के टुकड़े मेरे ऊपर गिरते हैं, मेरा मूड बदल जाता है। My mind change, मेरा मूड बदल जाता है। जो अभी तक मैं एकदम दुख, कुछ सोच रहा था, उदास बैठा था, अचानक मैं जो है उठ जाता हूं, उस दुख से बाहर आ जाता हूं। एंड सेव सम पार्ट्स ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। यहां पर र्यूड का मतलब होता है रिग्रेट करना, हेल्ड इन रिग्रेट। वो पश्चाताप करता है कि मेरे पूरे दिन का जो हिस्सा खराब हुआ, अगर ये क्रो ना होता तो उसकी वजह से मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। लेकिन मैं इस क्रो का ऋणी हूं, ग्रेटिट्यूड्स हूं, जिसने मेरे दिन के कुछ हिस्से को बचा लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी जो हमारे बैड वुमेन भी होते हैं, जिसको हम अपशगुन मानते हैं, कभी कभी हमारे लिए वो भी बहुत जो है बेनिफिशियल हो जाते हैं। हो सकता है कि जितना क्षण आपने वहां पर रुक करके गुजारा, जैसे हमने बताया ना, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग कुछ 5 मिनट या कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। हो सकता है उसी कुछ समय में ही आपके साथ कुछ जो है कोई इंसिडेंट होने वाली हो, दुर्घटना या घटनाएं घटने वाली हो, उसी की वजह से रुक जाता है। तब आप ये सोचते हो इट्स अ वेरी वैल्यूएबल टाइम जो हमने स्पेंड किया उसकी वजह से। तो आइए यहां पर देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि पूछा जाता है इसमें व्हाट इज द राइमिंग स्कीम इन दिस स्टैंजा। तो देखो नीचे ऑप्शन भी दिया जाता है, ए बी बी या ए बी। तो देखिए हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम हमेशा देखिए राइमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है। जैसे हम हिंदी में गाने गाते हैं तो हमारे लय बनते हैं, सेम चीजें सेम वर्ड से उसी प्रोनाउंसिएशन से वो फिनिश होता है। तो यहां भी देखो द वे अ क्रो, इसका मतलब क्रो आया, ये फर्स्ट वर्स हुई, स्टैंजा की फर्स्ट वर्स हुई, तो ए हुआ। सूक डाउन ऑन मी, यहां पर देखिए क्रो हुआ तो यहां पर भी आना चाहिए ऐसा कुछ डब्ल्यू टाइप वर्ड्स या प्रोनाउंसिएशन उसका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन यहां पर नहीं आया। इसका मतलब ये ए हुआ, ये बी हुआ। अब देखो क्रो और स्नो, यहां पर पढ़ रहे हो तो प्रोनाउंसिएशन एक जैसा फिनिश हो रहा है ना, क्रो और स्नो, इसका मतलब फिर ए रहा है। आफ्टर देखो मी और ट्री एक जैसा हो रहा है, इसका मतलब इसमें राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी। अगर यही स्नो ऊपर होता, क्रो और स्नो होता, तो ए
बी बी होता, लेकिन यहां पर क्या है, ए अलग है, फिर बी आया है, फिर ए आया है। ए जैसा मतलब क्रो और स्नो एक जैसा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, इसीलिए ए बी हो गया। और यहां पर देखो इंजॉयमेंट की बात कर रहा है। इंजॉयमेंट क्या होता है, आपने बहुत सारे और भी अगर पोएम पढ़े होंगे, 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तो देखा होगा आपने, या हिंदी भी पढ़ते होंगे तो वहां उस समय भी देखा होगा आपने कि एट लास्ट देयर इज यूज अ फ्यू पंक्चुएशन मार्क्स लाइक अ कॉमा, इंट्रोगेटिव मार्क्स, सेमी कॉलन, कॉलन, बट देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क्स। यहां पर ऐसा कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आया है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं ये कौन सा है, इंजॉयमेंट है। और बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, हम आपको बताएंगे, पहले डिस्कस करेंगे। यहां पर देखो सेकंड स्टेंजे में जो है एक एलिटेशन भी आया है। एलिटेशन क्या होता है, व्हाट इज एलिटेशन? जब किसी वर्ड की स्टार्टिंग, जब एक सेंटेंस में एक कंसोनेंट, किसी वर्ड की स्टार्टिंग एक ही कंसोनेंट से हो, तो यहां पर देखो हैज गिवन माई हार्ट, यहां पर एच आया है, यहां पर भी एच आया है, तो आपने देखा एच एच क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, एलिट्रेशन हो गया। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो। तो आई थिंक इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है नीचे दिए गए हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, you have to find out the, or you have to write the answer of these questions. That's all. Thank you.